शुभ स्नेहाशीष। पूर्व के वीडियो में पृष्ठ संख्या 58 मतलब जो ओरिजिनल पुस्तक है स्पर्श की, पृष्ठ संख्या 58 के अंतिम अनुच्छेद इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा, इस अनुच्छेद तक की व्याख्या संपन्न हुई थी। हम इससे आगे चलेंगे। कहते हैं, कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं। हिमाकत कहता हूं मतलब बेवकूफी। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। अब हिंदी के अध्यापक को तमीज नहीं है। जो मंदबुद्धि छात्र होते हैं, जो बार बार असफल हो जाते हैं, वे अपना दोष स्वयं पर न लेकर दूसरों पर मढ़ देते हैं। जैसा कि आरंभ में मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो कभी शिक्षण व्यवस्था पर दोष मढ़ते हैं, कभी परीक्षा व्यवस्था पर दोष मढ़ते हैं, कभी अपने गार्जियन पर दोष मढ़ देंगे, कभी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक पर दोष मढ़ देंगे, कभी परीक्षा लेने की व्यवस्था पर दोष मढ़ देंगे। और इस प्रकार से उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना, बहुत अधिक मेहनत करना। पापड़ बेलना और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता से अवगत होना। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, अव्वल मतलब प्रथम आ गए हो, तो जमीन पर पांव नहीं रखते। जमीन पर पांव नहीं रखना मतलब इतराना, बहुत अधिक खुश हो जाना। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। गिरह बांधिए, सदा के लिए अपनी मन में बात बैठा लीजिए। गिरह बांधिए मतलब सदा के लिए अपने मन में बात बैठा लीजिए। अब देखिए, बड़े
भाई साहब का प्रभाव छोटे भाई पर बना रहे, इसके लिए वे अंतिम अस्त्र का उपयोग करते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटा भाई बार बार पास कर जाता है और मैं बार बार फेल कर जाता हूं, इसलिए उसे डांटने, फटकारने, उसका मार्गदर्शन करने का वह अधिकार मुझ में अब नहीं रहा, या मेरी डांट फटकार उसके लिए प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम अस्त्र का उपयोग करते हैं कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, इसलिए उनको जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा अनुभव है। इसलिए बड़े भाई साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए बड़े भाई साहब जो कुछ भी कह रहे हैं उसका ठीक से पालन करना चाहिए। छोटे भाई को आंख मूंद करके पालन करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई साहब उनसे बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, इसलिए जिंदगी उन्होंने ज्यादा देखी है और इसलिए जिंदगी का अनुभव भी उनको ज्यादा है। ऐसा समझ करके उनको बड़े भाई साहब की हर बात मान लेनी चाहिए। अब तीसरा कथानक शुरू होता है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। फिर प्रथम श्रेणी से पास किए, फर्स्ट पोजीशन, क्लास में टॉप किए। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राण के निकल जाने तक, यानी उससे ज्यादा अगर परिश्रम करते तो मर ही जाते, प्राण उनके निकल ही जाते। प्राण निकलने के अंत तक वह मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी फेल कर गए। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, मतलब रट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। अब क्या कारण है फेल हो जाने का? जो इतनी मेहनत, जो विद्यार्थी इतनी मेहनत करता हो और उसके बाद भी फेल कर जाता हो, इसका एकमात्र कारण यह था कि बड़े भाई साहब रटते थे, शब्द बाई शब्द, लाइन बाई लाइन रटते थे, लेकिन उसको समझ नहीं पाते थे, उसको मस्तिष्क में ले नहीं पाते थे। पढ़ाई के लिए समझना बहुत जरूरी है। समझी हुई बात आप कभी नहीं भूलेंगे। इस विषय को आपने ठीक से समझ लिया, वो कभी नहीं भूलेंगे। आप बिना समझे केवल जिह्वा से रटने का काम किया तो वो भूल जाएंगे आप। तो बड़े भाई साहब यही करते थे, दिमाग में उसको उतार नहीं पाते थे, दिमाग में उसको बसा नहीं पाते थे और केवल रटते थे, बिना समझे रटते थे, समझने का प्रयत्न नहीं करते थे। एक एक शब्द चाट जाने के बाद भी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर उनसे नहीं हो पाता था।
नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। लेखक को अपने बड़े भाई से सहानुभूति हो आई। अपने बड़े भाई साहब को रोते हुए देखकर लेखक की आंखों में भी आंसू आ गए। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि उनसे गहरी सहानुभूति आई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कौन टाल सकता है। लेखक भी अगर फेल हो जाते तो भाई साहब को अपने फेल होने का दुख बहुत कम होता, लेकिन जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बार बार डांटता हो, फटकारता हो, पढ़ने के लिए कहता हो, खेलने कूदने से मना करता हो, वही फेल हो गया। अब भला किस मुंह से वो बड़े भाई और किस मुंह से वो छोटे भाई का मार्गदर्शन कर पाएगा, उसे डांट फटकार लगा सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना, कुटिल मतलब टेढ़ा, कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। कोई अर्थ सकता है। प्रिय छात्रों, एक बार हमारे दिल दिमाग में अगर बुराई घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो वो जल्दी निकलने का नाम नहीं लेती। दो बात, अच्छे विचार और अच्छी भावना जल्दी आ नहीं पाती। अच्छे विचार और अच्छी भावना अगर दिल दिमाग में आते भी हैं तो वे तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन बुरे विचार जो हैं, बुरे विचार और बुरी भावनाएं बहुत जल्दी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेते। इसलिए लेखक ने लिखा कि वो निकल तो नहीं रहा था, लेकिन बलपूर्वक उसे निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। उनको लगा कि बड़े भाई साहब जो मुझे बार बार डांटते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं, उसमें मेरा हित छिपा हुआ है। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। छोटे भाई को ऐसा लगता है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार न मिली होती तो उनके डर से जितना वो पढ़ लिया करते थे वो भी नहीं पढ़ते और फिर पास होना भी मुश्किल हो जाता। ये बड़े भाई की डांट फटकार का ही परिणाम है कि वे बार बार अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब स्वच्छंदता का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। हमारे यहां स्वतंत्रता की अंग्रेजी बनाई गई इंडिपेंडेंस। क्या अर्थ निकलता है? गौर करो इस शब्द पर। इंडिपेंडेंस का अर्थ हुआ कि जो किसी पर निर्भर नहीं है,
भाई, और स्वतंत्रता का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। स्वजोड़ तंत्र, अपने द्वारा बनाए गए तंत्र के अधीन रहना स्वतंत्रता है। स्वाधीन, स्व के अधीन रहना। ठीक है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, किंतु स्व के अधीन हैं। और स्व के अधीन मतलब स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के तहत, नियमों कानूनों के अधीन रहना स्वाधीन है, स्वाधीनता है। और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का अर्थ यह हुआ कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना। इसलिए स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता में हम किसी अपने द्वारा बनाए गए तंत्र के अधीन हैं, लेकिन स्वच्छंदता में हम किसी प्रकार के तंत्र, अपने या पराये या किसी भी तंत्र के अधीन नहीं। उसमें हमारा आचरण मनमाना हो जाता है। यह अच्छी बात नहीं है। मानव का आचरण यदि स्वच्छंद हो जाएगा तो उसमें पछता घर कर जाएगी, दानवता आ जाएगी, वह मानव मानव रह ही नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति आ गई छोटे भाई में कि वह पहले से अधिक स्वच्छंद हो गए। मैं उनकी सहिष्णुता का, उनकी सहनशीलता का, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकौवा यानी पतंग, काइट। और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, लिहाज करता था, आदर करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था, उनसे छिप करके, उनसे चिपके चिपके, कि कहीं बड़े भाई साहब को मालूम न हो जाए, बड़े भाई साहब देख न लें, जान न जाए। मांझा देना, धारदार बनाना, धागे को धारदार बनाना, मांझा देना। शीशे को पीस कर करके भात आदि में, अरारोट आदि में मिला करके उसको सोटा जाता है धागे को, उसको मांझा देना। शायद आप पतंग उड़ाते होंगे तो आपको मालूम होगा। कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, कन्ना बांधना। अभी पतंग इस प्रकार का है, तो एक यहाँ बांधा जाता है, एक यहाँ बांधा जाता है, दोनों ओर से धागा ऐसे निकलता है, फिर यहाँ एक धागा बांधा जाता है, तो लटाई में उसको लपेटा जाता है धागे को, इसको कहते हैं कन्ना बांधना। कन्ना बांधना पतंग टूर्नामेंट की यारी तैयारियां, सभी समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, ऊपर से नीचे की ओर। पतन की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर। पतंग कट कर करके आसमान से धीरे धीरे धरती पर आ रही थी। आंखें आसमान की ओर पतंग को देखते हुए दौड़े चले जा रहे थे।
मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यह व्याख्या ही पंक्ति है, इसको ठीक से समझो। मानो आकाश में कटी हुई पतंग को ऊपर से नीचे तक आते हुए देखना, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से निकली हो। अब जरा सा इसको समझिए कि स्वर्ग बहुत भाग्य से मिलता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति तब होती है जब वह पुण्य कार्य करके जाता है। इस धरती पर जो पुण्य कार्य करते हैं उनके पुण्यों का ये परिणाम है कि उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में दुख है ही नहीं, केवल सुख है, आनंद ही आनंद है। इसलिए स्वर्ग को छोड़कर स्वर्ग से किसी भी आत्मा को इस मृत्यु लोक में आने का मन नहीं करता, किसी भी आत्मा का मन नहीं करता। आना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनकी अवधि पूरी हो गई है, उनका समय पूरा हो गया है, इसलिए आना पड़ा। आना नहीं चाह रहे हैं, आत्मा आना नहीं चाहती है, लेकिन उसे आना पड़ता है। तो विरक्त मन से इस संसार में आने की किसी ही प्रकार की आसक्ति नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, विरक्त मन से। तो आप देखते होंगे कि ये आसमान से पतंग जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो धीरे धीरे आती है, इस तरह। ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे आना नहीं चाह रही हो, लेकिन हवा के दबाव के कारण उसे आना पड़ रहा है। इसी दृश्य को देख करके उन्होंने लिखा कि मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। स्वर्ग लोक का संस्कार अलग है और इस मृत्यु लोक का संस्कार अलग है। तो जब ये मृत्यु लोक में कोई आत्मा आती है तो नया संस्कार उनको मिलता है, इस मृत्यु लोक का संस्कार मिलता है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सही मानो उस पतंग के साथ ही आकाश मोड़ रहे थे। नीचे क्या है, उबड़ खाबड़, गड्ढा, कीचड़, पानी क्या है, इसका होश ही नहीं रहना। मानो वो भी आकाश में ही दौड़ रहे हैं, एकदम प्लेन है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? लौंडा, देखिए लौंडा हम लोग अपने बिहार में लौंडा एक तो उसको कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं नारी का वेश बना करके नृत्य किया करते हैं, उनको लौंडा कहते हैं। लेकिन हमारे ही बिहार राज्य में कई क्षेत्र में लड़के को लौंडा कहा जाता है, जैसे पटना में लौंडा कहा जाता है। तो बाजारी लौंडा मतलब बाजार में रोड किंग बने रहने वाले जो लड़के हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, बिना मतलब के रोड पर इधर उधर घूमते रहते हैं, बाजारों का चक्कर लगाते रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उनको वैसे लड़कों को बाजारी लौंडे कह रहे हैं। धेला, धेला क्या है? पहले पुराने जमाने में अंग्रेजों के समय में जो पैसा चलता था, 1 पैसा का सिक्का होता था,
और 1 पैसे का फिर आधा होता था, जिसको अधेला कहा जाता था। अधेला 1 पैसे का हाफ, 1/2 पैसा अधेला कहा जाता था। वह अधेला बोलते बोलते उसका गायब हो गया तो केवल धेला रह गया, मतलब 1 पैसे का हाफ। उस समय पतंग हाफ पैसे में एक पतंग मिल जाती थी। तो कह रहे हैं कि भाई तुमको अपनी इज्जत का कुछ ख्याल रखना चाहिए, तुम पढ़ने लिखने वाले छात्र हो, हैं? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तुम 8वीं दर्जे में पढ़ने वाले छात्र हो और इन बाजारी लोंडों के साथ एक ढेले के कनकौवे के लिए इस तरह से दौड़ते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा करके उन्होंने डांटा। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिर्चियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। पहले पढ़े लिखे लोगों का अभाव था, इसलिए जो थोड़ा बहुत भी 7वां पास 8वां पास भी हो जाते थे तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी उनको मिल जाती थी। प्रेमचंद के समय से कुछ पहले तक कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो मतलब प्रतिभावान हो, इसमें शक नहीं, लेकिन जेहन किस काम का, लेकिन प्रतिभा किस काम का? जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुम ये समझते होगे कि अब 1 ही दर्जा तो नीचे हो, अब तुम्हें कहने का हक नहीं है, अब मुझे कुछ डांटने डवारने का अब हक नहीं रहा, ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे तुम आज मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, इसी तरह से कॉपी की जांच अगर होती रही एग्जामिनरों के द्वारा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी फिल और डी लिट ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा का हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बात चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम जो समझते हो, बड़े भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि तुम जो समझते हो कि अब तुम मुझसे 1 साल 1 कक्षा नीचे हो, ये तुम्हारी भूल है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम चाहे जितना पढ़ लो, एमए कर जाओ, डीफिल कर जाओ, डीलिट कर जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन हमेशा तुम्हें समझाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें डांटने दबारने का अधिकार रहेगा मेरा। क्यों? क्योंकि
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। अब फिर अगले वीडियो में मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। चलिए स्टॉप कीजिए।